नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये पहली बार नहीं है, अनेक अवसर ऐसे आ चुके हैं। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तभी से कांग्रेस उनके पीछे पड़ी हुई है और बिना सबूतों के हर बार उन पर आरोप लगाए जाते हैं। उनकी छवि को तहस नहस करने की कोशिश की जाती है और कांग्रेस की देखा देखी जो पूरा इकोसिस्टम है, वो पूरी ताकत के साथ देश के भीतर भी और देश के बाहर भी उनकी जो एक छवि है, ईमानदारी से देश के लिए, जब प्रदेश में थे प्रदेश के लिए काम करने वाले की, लोगों का जीवन बेहतर करने की जो एक ललक, एक मिशन, उस पर आघात, एक तरीके से मिथ्या आरोप लगा करके। और कुछ चीजें तो मैं आपको गिना सकता हूं। वोट चोरी के पक्के सबूत हैं हमारे पास। ये राहुल गांधी ने कहा। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के विपक्षी नेताओं की जासूसी हो रही है, पत्रकारों की हो रही है, नौजवानों की हो रही है, उद्योगपतियों की हो रही है। कुछ नहीं निकला। राफेल डील में भ्रष्टाचार की बात कही गई। एचएएल के बजाय अपने निजी मित्रों को ऑफसेट पार्टनरशिप दिलवा दी गई। इसके अलावा चीन ने जमीन कब्जा कर ली और जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें अमेरिका ने प्रेशर डाल करके सीज फायर कराया। बाद में कहा गया कि चीन ने भी प्रेशर बनाया। भाई भतीजावाद के आरोप लगा डाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्रॉनी कैपिटलिज्म की बात की गई। सभी मोदी चोर हैं, इस तरह के जुमले कसे गए, बातें कही गई। और अब की बार 400 पार जब नारा दिया गया 2024 के चुनाव में, तो कहा गया कि ये 400 सीटें इसलिए लेने की सोच रहे हैं ताकि संविधान को ही बदल दिया जाए और आरक्षण को छीन लिया जाए। और अभी क्या हो रहा है? अभी कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल जो रिलीज की गई हैं, उनमें किसी मेल का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2017 में इजराइल की यात्रा पर गए थे तो वो अमेरिका के लिए वहां नाच गा रहे थे। या तो ये लोग ठीक तरीके से किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े नहीं हैं और वो मुहावरा किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको पता नहीं है। वैसे संबित पात्रा ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो कथित मेल है उसमें कांग्रेस ने एक शब्द हिज जानबूझ करके ऐड किया, जैसे लगे कि प्रधानमंत्री एप्स्टीन से बात करके गए थे या कोई एजेंडा लेकर के वहां पर गए थे। और उन्होंने कहा था कि इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। चुकानी पड़ेगी कि नहीं चुकानी पड़ेगी वो तो बाद की बात है, क्योंकि इस तरह की बातें पहले भी की जा चुकी हैं। पर भारतीय जनता पार्टी भी केवल प्रतिवाद करती है, खंडन करती है, कोई कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ वो कर नहीं रही है या उससे बचना चाहती है। जो भी है, लेकिन एक बात तो तय है कि जितना भी कीचड़ उछाला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो तो एक तरीके से प्रधानमंत्री के लिए, व्यक्तिगत रूप से अगर नरेंद्र मोदी के लिए हम कहें, उनकी लोकप्रियता के हिसाब से कहें, तो देश की जनता हर कीचड़ उछाल मुहिम के बाद नरेंद्र मोदी के साथ ज्यादा एकजुट हुई है, ज्यादा प्रतिबद्धता से उनको मजबूत करती हुई दिखाई दी है। लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे ये खास तौर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस
क्यों पड़े हुए हैं और कोई भी बात साबित क्यों नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, तो उनके साथ जुड़ लेते हैं और चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। कितने आरोप अब तक लगा चुकी है कांग्रेस? उनके प्रवक्ता लगभग रोजाना ही माइक पर आकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़की जा चुकी है, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर ये फिर से सत्ता में आए और इन्होंने कानूनों को बदलने की कोशिश की तो देश में आग लग जाएगी। नोट कर लो मेरी इस बात को, देश में आग लग जाएगी। इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपकी क्या समझ में आता है? इतना खार क्यों खाए बैठी है कांग्रेस के झूठे सच्चे जो भी है आरोप लगाती है और भाग जाती है, उनको फिर सिद्ध नहीं कर पाती है। ये म्यूट जी है माइक का, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ ये रही है। ये जो आपके परिवारवादी वंशवादी हैं, जो डायनास्ट हैं, इनको लगता है कि सत्ता पे तो अधिकार खाली उनका है। उनको लगता है कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी की माताजी प्राइम मिनिस्टर थी, राजीव गांधी की वो राहुल गांधी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी राजीव गांधी की दादी वो राहुल गांधी की दादी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी। राहुल गांधी की दादी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे, यानी नेहरू। और फिर 10 साल एक ऐसा उनका परिवार का बहुत ही एक लॉयल व्यक्ति उनका प्राइम मिनिस्टर था, यानी मनमोहन सिंह। तो और सारी पावर जो है सोनिया गांधी के पास थी, कहने को पीएम मनमोहन सिंह थे। संजय बारू जो कि मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत विस्तार से उसका ब्यौरा दिया है कि कैसे इंपॉर्टेंट फाइलें प्राइम मिनिस्टर हाउस से सोनिया गांधी के आवाज पे जाया करती थी। तो ये जो उनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मेरा अधिकार है सत्ता पे बने रहना, और ये कौन मोदी आ गया 2014 में आ गए तो उनको लगा कि साहब ये तो एब्रेशन है, कि ये एक अपवाद है। 2019 में आ गए तो इनकी बेचैनी बढ़ी कि ये क्या हो गया। जब 2000 और जब 2024 में तीसरी बार आए जब इनको मुकाबला हुआ, तब इन्होंने जो है नई नई कहानियां गढ़ना शुरू की। आपको याद होगा कि किस तरीके से पेगासस को लेकर मुद्दा बनाया गया, किस तरीके से मणिपुर को लेकर मुद्दा बनाया गया। पूरा पूरा डेलीगेशन गया अपोजिशन पार्टीज के एमपीज का, लेकिन ये नहीं बताया कि मणिपुर में किस तरह की साजिश हो रही है वेस्टर्न पावर्स की, विशेषकर अमेरिका की, कि वो किस तरीके से मणिपुर, बांग्लादेश और बर्मा के हिस्सों को कार्व आउट करके एक नया क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, ताकि अमेरिका को चाइना के खिलाफ एक अड्डा मिल सके। और शेख हसीना वालिद का जब तख्ता पलट हुआ अगस्त 5, 2024 को, उन्होंने कहा ना कि किस तरीके से कौन सा वो सेंट मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश में, जिसपे अमेरिका का उनके ऊपर दबाव था कि ये हमको आइलैंड दे दिया जाए, और मैंने उनको आइलैंड नहीं दिया तो मेरे को सत्ता से हटा दिया गया। ये आपको ये सब जानकारी है। तो मणिपुर को भी, और किस तरीके से मणिपुर की में बीजेपी की सरकार ने वहां पे व्यापक तरीके से जो जबरदस्त खेती अफीम की हो रही थी, और उससे जो ड्रग बनती है, आपको उसका नाम है MEW, उसको म्याऊ म्याऊ कहा जाता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले फरवरी में करीब 1,000 करोड़ रुपए का इस ड्रग्स का जो है पूरा जखीरा नोएडा की पुलिस ने जब्त किया था। आपको ये भी याद होगा कि नोएडा से बड़े पैमाने पर एक पुलिस ने एक गाड़ी पकड़ी थी, उसमें AK-47 वगैरह बहुत कार्टून भी मिले हुए थे। तो वो सब ये सब साजिशें चल रही हैं। और उसके बाद जो है 2024 के चुनाव के ये 2022 में किस तरीके से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे लगातार 1 साल किसान आंदोलन के नाम पे जिहाद किया गया। उसके पहले दिसंबर 19 से लेके फरवरी 2020 तक किस तरीके से शाहीन बाग में
नागरिकता कानून को लेकर जिहाद किया गया। जब डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन दिल्ली में थे, फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगा कराया गया, और वो शर्जील इमाम जो कह रहा था कि बस इंडिया का सिलीगुड़ी से चिकन नेक काट दो और भारत का पूरे नॉर्थ ईस्ट से संबंध टूट जाएगा और भारत अलग हो जाएगा, वो इलाका आजाद हो जाएगा। तो इतनी साजिशें जो हो रही हैं, और ये जो 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 दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे 3 कृषि कानूनों को लेकर के 1 साल जिहाद किया गया, उसमें किसका पैसा था? ये क्या छुपी बात है? पूरा खालिस्तानी मूवमेंट था, कनाडा का पैसा था, और ये सारा का सारा षड्यंत्र किया गया। तो ये लोग लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने मुद्दा बनाया कि साहब अगर बीजेपी सरकार आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बीजेपी की यहाँ पे मिस्टेक ये हुई कि इन्होंने जो नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, इसको ये पॉलिटिकली डिफेंड नहीं कर पाए कि अब की बार 400 पार आपको क्यों चाहिए। और फिर अयोध्या से, यानी जो फैजाबाद लोकसभा सीट है, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह ने ये बयान दे दिया कि हमको संविधान बदलना है, बस उसको ये ले उड़े। तो वो जो है बीजेपी का उस 24 के चुनाव में नैरेटिव गड़बड़ा गया। और बाकी यूपी का में जो है बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट खामियों से भरा था। तो बीजेपी को लोकसभा में बहुमत मिलने में जितनी सीटों की कमी हुई, 272 की जगह 240, उतनी ही सीटें बीजेपी यूपी से हार गई। तो ये जो है साजिशों का दौर लगातार चल रहा है। और कांग्रेस के जो 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 नीतिकार हैं, जो उनके स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका ये स्पष्ट मानना है अगर 2024 में कांग्रेस की 140 सीटें आ गई होती और बीजेपी की सीटें 220 होती तो सरकार हम बना लेते। और उनका ये कैलकुलेशन था कि 4 से 5% अगर वोट अगर इधर से उधर स्विंग हो गया तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। और आज भी वो उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं कि जो है देश के जितने एंटी बीजेपी वर्ग माने जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ए सेक्शन ऑफ ओबीसी एंड मुसलमान, इनको मोबिलाइज करो। आपने देखा होगा पिछले 12 साल में कांग्रेस जो है भारत की राजनीति में जो राष्ट्रवादी मध्यमार्गी पॉलिटिकल स्पेस है, वो पूरी तरीके से कांग्रेस अब उससे बाहर हो चुकी है, कुछ अपने कर्मों से और कुछ बीजेपी के परिश्रम से। अब आज जो है कांग्रेस का, मैंने तो देखा है 70 के दशक में इंदिरा गांधी लखनऊ आती थी, पब्लिक मीटिंग करती थी। 84 तक इंदिरा गांधी की बैठकों में की पब्लिक मीटिंग में भारत माता की जय का नारा जोर से लगाया जाता था। आज अभी पिछले महीने एक वीडियो आया था हिमाचल प्रदेश का कि हिमाचल के मुख्यमंत्री बच्चों से मिल रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं राधे राधे, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं अरे बेटा नमस्ते करो, नमस्ते करो। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को बच्चों से राधे राधे कहने में अब वो असहज महसूस करते हैं। तो कांग्रेस को हिंदू से परेशानी है, कांग्रेस को सनातन से परेशानी है, कांग्रेस को सारे प्राचीन भारतीय सनातन सभ्यता के जो भी प्रतीक हैं, जो भी मान्यताएं हैं, वो सबसे परेशानी है। 2018 में चुनाव था तो राहुल गांधी जो है टेम्परेरी हिंदू बन गए और वो जो है धोती पहन करके केरल के तमिलनाडु के मंदिरों में दौरा कर रहे थे, माथे पे तिलक भी लगाए हुए थे। रात में 11 बजे कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी तो दत्तात्रेय गोत्र के हिंदू हैं। तो कांग्रेस को लगा कि भाई थोड़ा सा हिंदू बन जाओ बीच बीच चुनाव में। तो ये जो कांग्रेस की राजनीति है, अब कांग्रेस राष्ट्र की मुख्यधारा की राजनीति नहीं करती। अब कांग्रेस राष्ट्र की मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा नहीं है। आज कांग्रेस बिल्कुल जो है जो लेफ्टी जिहादी जो राजनीति है, और ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि कम्युनिस्ट और जिहाद ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो आज पूरा, और अगर छत्तीसगढ़ में अगर नक्सलियों का अगर सफाया हो रहा है तो उससे कांग्रेस को बहुत परेशानी है, तो कम्युनिस्टों को बहुत परेशानी है। और तो ये जो अब राजनीति हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले, अब उनको कांग्रेस की साजिशों को झेलते हुए 25 साल हो रहे हैं और ये साजिशों का दौर थमने वाला नहीं है, ये खत्म नहीं होगा। आप याद करिए 2024 के चुनाव के पहले पिछले 5 साल में हर लोकसभा सत्र के पहले कोई ना कोई ये शगुफा ले आते थे, और कभी अडानी के बारे में कोई अमेरिकन कंपनी की रिपोर्ट आ गई, कभी कोई मणिपुर की हिंसा का वीडियो आ गया, कभी पेगासस का कोई मेल आ गया, ये लगातार करते रहे हैं ये। और पिछला जो सत्र था उसमें इन्होंने कहा कि साहब, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब की बार जो है पहली बार ऐसा हो रहा है सालों बाद कि लोकसभा सत्र के पहले इन्होंने कोई नया
हंगामा, कोई नया वितंडा खड़ा नहीं किया। तो कांग्रेस को ये मालूम है कि संगठन के लिए जमीन पे काम करने के बजाय दिल्ली में बैठ करके एंटी मोदी नैरेटिव बनाओ, दिल्ली में बैठ करके जो है पूरे देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करो, सामाजिक तनाव पैदा करो, मजहब की बुनियाद पे तनाव पैदा करो। और कांग्रेस के नेता तो नहीं है, लेकिन जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, जो चाचा हैं यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी के, उनका ये जो बयान है कि मोहम्मद गौरी जो है भारतीय था, ये कोई मासूम बयान नहीं है। उसके जी जी पहले जी बकरी बयान दे चुके हैं कि हिंदुस्तान तो हमारा है, ये हिंदू यहाँ कहाँ से आए, और हजरत आदम और हव्वा भारत में पैदा हुए थे। तो ये सब जिस जी तरीके जी से आज आज मोदी पर ही इस्लामी फोकस इतिहास को कवर फाड़ दे करके और जो है और जाति के नाम पर हिंदुओं को बांट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरीके से इनका जाति का एजेंडा इनके हाथ से छीन लिया और जाति जनगणना को कहा कि भाई जब अप्रैल 2026 से जब जनगणना होगी, जब सेंसस होगी, तो उसमें जाति का कॉलम भी होगा, तो उनसे ये मुद्दा छिन गया। और मेरा मानना है कि जो यूजीसी गाइडलाइन को लेकर के जो भी इतनी हाय तौबा मची थी और जिस तरीके से बीजेपी ने उसमें एसटी, एसटी, ओबीसी के एस्पिरेशंस को पूरा करने का प्रयास किया है, उसका एक उद्देश्य ये भी था कि ये अपोजिशन जिस तरीके से जाति को मुद्दा बनाता है, समाजवादी पार्टी है या आरजेडी बिहार में है या कांग्रेस है, तो इनसे ये हथियार भी छीन लिया जाए। खैर वो अब स्टे हो गया, अब इसका कोई जो है बीच का रास्ता निकलेगा। तो कांग्रेस का भारत को डिस्टेबलाइज करने का, भारत को बदनाम करने का, और जिस तरीके से ट्रम्प के बयान को राहुल ने दोहराया कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, तो ये अभियान थमने वाला नहीं है। ये 2029 के में भी अगर मोदी जी पीएम बन गए, तब भी ये ऐसे ही जारी रहेगा। एक्चुअल में ये तो हमें पता है कि ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि गुजरात ऑडियो अब आ रही है आवाज? जी भाई साहब, आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज। ओके ओके। तो मेरा कहना ये है कि ये तो आरोपों का सिलसिला जारी कोई अब से नहीं है। ये गुजरात में जब आपको ऑडियो नहीं है, गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब से ये सब चल रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो अभियान कांग्रेस का चल रहा है, बाबा जी, आपको नहीं लगता कि कोई सीख लेने को तैयार नहीं है? ये जितना कीचड़ उछालते हैं, जितने आरोप लगाते हैं, और चूंकि उनको साबित कर नहीं पाते हैं, उनके प्रमाण दे नहीं पाते हैं, इसलिए पता लगता है कि इनको जल्दी इस बात की है कि मोदी की छवि को खराब किया जाए, लेकिन वो चीजें चिपक नहीं रही हैं। मैं कई उदाहरण दे चुका शुरू में जब आप नहीं थे कि कब कब इन्होंने किस किस तरह के आरोप लगाए, पेगासस से लेकर के सारी चीजों पर। तो सवाल ये है कि अगर एक आदमी की छवि वैसी है ही नहीं, तो आप उन पर वो उस तरह के आरोप चस्पा कर भी नहीं सकते। तो कांग्रेस जो है उसमें कोई समझदार आदमी नहीं बैठा है जो इनको समझाए कि उस आदमी पर आप इस तरह के घटिया स्तर के आरोप नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचार के, पक्षपात के, रिश्वतखोरी के, या अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के। जैसे मुझे याद आ रहा है, अमेरिका में कोई किसी तरह के रिश्वतखोरी के आरोप अडानी पर लगे और उसके बाद इन्होंने फिर से नरेंद्र मोदी को अटैक करना शुरू कर दिया। किसी इंडिविजुअल उद्योगपति पर अगर कोई आरोप लग रहा है, किसी दूसरे देश में लग रहा है, तो वो उद्योगपति और उसका जो पूरा सिस्टम है वो निपटेगा ना उन चीजों से। आप अपने देश के प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं, उद्योगपतियों पर लगातार अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में इनकी अपनी छवि क्या बन रही है, और जो मैंने शुरू में कहा था प्रोग्राम के कि वो तो लगातार मजबूत हो रहे हैं। जितना आप अटैक करेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एक सुरक्षा घेरा लोगों का और भी मजबूत होता जा रहा है, होता चला जाएगा। भाई साहब आप म्यूट। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों से और आप दोनों भाइयों से क्षमा मांगूंगा
कि मुझे आने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे यहाँ का नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ था, तो जी दर्शक जी और क्षमा करेंगे मुझे, पहली बात। दूसरी बात है सर कि राहुल गांधी की एक प्रॉब्लम है, वो भारत में एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में स्थापित हो चुके हैं। वो एक एंटी हिंदू पॉलिटिशियन और एक एंटी हिंदू पार्टी के नेता के रूप में एस्टैब्लिश हो चुके हैं, और पब्लिक ने ये मान लिया है। पब्लिक ये मान चुकी है कि इस आदमी को हर 10वें दिन विदेश जाके सैर सपाटा और संदिग्ध लोगों से मुलाकात करनी है। ये आदमी 2-2 महीने तक 2 महीने तक जाके विदेश में गायब हो जाता है और पता नहीं क्या करता है, किससे मिलता है। ये आदमी अपनी सिक्योरिटी भारत में छोड़ के जाता है, जबकि मोदी जी का एक एक मिनट का समय वो पब्लिक की स्क्रूटनी में है। वो भारत में रहते हैं, वो अपने ऑफिस में रहते हैं, वो भारत में यदि दौरा करते हैं या कहीं विदेश जाते हैं, उनके विदेश दौरे जो है 2-2 महीने 4-4 महीने पहले प्लान होते हैं। उनके विदेश दौरे की प्लानिंग में हजारों लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कि कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे। एक एक मिनट का कार्यक्रम होता है, पूरे वर्ल्ड का मीडिया उनको फॉलो करता है, और उनके साथ सैकड़ों लोगों के डेलीगेशंस, जिसमें हमारा विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉमर्स, ट्रेड और जिस जिस इंडस्ट्री के जो है वो होती हैं डीलिंग्स विदेश दौरों पे, वो सब लोग शामिल होते हैं। वहां की लोकल एम्बेसीज शामिल होती हैं, वहां का लोकल डायस्पोरा शामिल होता है, वहां के लोकल उद्योगपति शामिल होते हैं, उनके साथ इनकी मीटिंग्स होती हैं। तो सर मोदी की जो जिंदगी है वो तो खुली किताब है, खुली किताब है सर। और आज से नहीं है, वो जब से कम से कम जब मुख्यमंत्री बने पहली बार, तब से लेकर आज तक। इसके विपरीत राहुल गांधी, उनके बारे में तो कोई सवाल पूछ भी नहीं सकता कि वो गए कब, कब आए, कहां गए, किससे पूछ के गए, किसको बता के गए, अपनी सिक्योरिटी पीछे क्यों छोड़ के गए, किससे मिले। तो सर बात यह ना कि जो उनका जो एक एजेंडा है ना, कि जैसे मैं संदिग्ध हूं, जैसे मैं एक ड्यूबियस कैरेक्टर के रूप में भारत की पूरी पॉलिटिकल स्फीयर में, सोशल स्फीयर में एस्टैब्लिश हो चुका हूं, इसी तरह किसी तरह मोदी को भी अगर लांछित कर दिया जाए, कलंकित कर दिया जाए, तो ये मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी भी मेरे जैसा ही बन जाएगा। जी, लाइट चली गई है, तो अब आई थिंक फिर भी चेहरे पे थोड़ी सी लाइट का आपने व्यवस्था कर दी है। तो सर जी जी इस जी टारगेट से ये कांग्रेस पार्टी और इनकी लीडरशिप काम कर रही है। परंतु सर पब्लिक परसेप्शन क्या है? देखिए, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है पब्लिक का विश्वास। भारत की जनता क्या सर, मोदी का सबसे बड़ा विरोधी, जिसने जिंदगी में कभी मोदी को वोट नहीं दिया, वो भी एक चीज तो मानता है कि ये आदमी राष्ट्रभक्त है, ये राष्ट्र के साथ धोखा नहीं करेगा, इसका चरित्र जो है उज्जवल है, और यह आदमी बेईमानी नहीं करेगा, देश नहीं बेचेगा, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। सर इस बात को तो मोदी के विरोधी भी मानते हैं। तो सर ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव पे चुनाव, आप 100 चुनाव हार चुके हैं, और
जायज तरीके से तो असंभव लग रहा है चुनाव जीतना। तो सर अब इन हथकंडों के अलावा आप ये बताइए उनके पास बचा क्या है? अच्छा, ऐसा कौन सा हथकंडा है जो उन्होंने छोड़ा है? मोदी पता नहीं 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट पहनता है, मोदी ने अपनी बीवी छोड़ दी, और मोदी 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलता है, मोदी ने इतनी बड़ा घर बनवा लिया अपने लिए, मोदी चोर है, मोदी चौकीदार चोर है, राफेल हो गया, पेगासस हो गया। सर कोई तो बचा ही नहीं आरोप। तो चलो अब यही बोल के देख लेते हैं कि मोदी लंगोट का कच्चा है। पर सर इससे आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी खुद अपना चरित्र भारतीय जनता को बता रही है कि अब कांग्रेस पार्टी? ये आरोप लगा कौन रहे हैं? इनके कच्चे चिट्ठे अगर मैं खोलना शुरू करूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जीजा तीनों जमानत नेहरू पर तक जाएंगे सर। कच्चे चिट्ठे तो नेहरू तक जाएंगे। तीनों जमानत पर हैं। जो जिंदा है मैं उनकी बात कर रहा हूं जी। तीनों नहीं अगर जी तीनों पर पूरे करप्शन के गंभीर आरोप हैं जी। इनकी सरकार के समय जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रोजाना भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे, जाम लगते थे। कोई भी काम करवाना हो तो लंबी लाइन में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार करो। बिल भरना हो तो, टिकट बुकिंग करानी है तो, पूरे देश को लंबी लाइन में खड़ा करके रखा था इन लोगों ने। सड़कों की क्या हालत थी। आज अगर नरेंद्र मोदी ने देश का एक तरीके से वो कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। 24-26 करोड़ जनसंख्या गरीबी की रेखा से ऊपर निकली है इन 10 सालों में, 11 सालों में। और जिन जातियों की बात करके, जिन गरीब गुरबा की बात करके ये नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी है। गरीबों को 4 करोड़ से ज्यादा घर बना करके दे दिए, और केवल वो ईंट गारे की दीवारें बना करके नहीं दी हैं घर के तौर पर, उसमें रसोई गैस से लेकर के बिजली कनेक्शन, उनको हेल्थ की सुविधा, सारी चीजें दी हैं। तो लोगों का जीवन स्तर ये आदमी सुधार रहा है। तो उसमें चूंकि इन लोगों को लगता है कि बांटो किसी तरीके से तभी ये सब होगा, तो लगातार एक मुहिम उनके खिलाफ। और भट्ट साहब, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था, तथा कथित एप्स्टीन फाइल, और उस एप्स्टीन फाइल में कोई मेल, और उस मेल में हल्का सा जिक्र इनके 2017 के इजराइल दौरे का, और उसको लेकर के पवन खेड़ा लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसमें है क्या मेल में? जो मैंने कहा कि वो डांस एंड सिंगिंग की बात है, वो एक मुहावरा है। अगर कोई ठीक से अंग्रेजी पढ़ा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये किस चीज के लिए मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। और इन्होंने कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेढंगे नाचते गाते हुए वीडियो बना करके, और उसमें नेतान्याहू और ट्रंप को बैठा करके लगातार पिछले 24 घंटे से प्रधानमंत्री के ऊपर अपमानजनक कमेंट कर रहे हैं। ये लोग, पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। ये सब ट्विटर पे चल रहा है। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले भी ये एप्स्टीन फाइल की बात हुई थी, और उस समय भी जो है अमेरिका से भी कहा गया था, और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया था कि भारत से इसका कोई संबंध नहीं है। और कल विदेश मंत्रालय ने फिर स्पष्ट किया है कि केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी की इजराइल यात्रा 2017 को इससे जोड़ा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर का इससे कोई संबंध नहीं है। और जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो यूरोप की हैं, उसमें होता है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, गंदी हरकतें करने वाला, काम करने वाला विभाग। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 1991 में लखनऊ से लोकसभा इलेक्शन लड़े, 91, 96, 98, 99, 2004, वो 5 बार लगातार यहां से एमपी रहे।
जैसे ही अटल जी लखनऊ आते थे, कांग्रेस का डर्टी टेक्स डिपार्टमेंट एक अपनी दराज खोल के एक कागज निकालता था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1947 में अंग्रेजों से माफी मांगी थी, और ये अंग्रेज सरकार के बड़े करीबी थे और अंग्रेजों के मुखबिर थे। तो कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन चलाना कांग्रेस का बहुत ही टाइम टेस्टेड इनकी एक स्ट्रेटजी रही है। इन्होंने सबको एक साथ यही किया है। इन्होंने मुरारजी देसाई के साथ यही किया, इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ यही किया, यहां तक कि देवगौड़ा जी के साथ भी यही किया, और जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तब भी यही किया। तो ये इनको ये लगता है कि नरेंद्र और जो दिल्ली में कांग्रेस इकोसिस्टम के जो जर्नलिस्ट हैं, वो पिछले, और एक तो बहुत बड़े पोर्टल को चलाते हैं, उसके पहले वो संपादक रहे हैं अंग्रेजी अखबारों में। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक जो पहले वाला एनडीटीवी था, उसमें एक इकोनॉमिस्ट था जो घनघोर एंटी मोदी था, उसका ये कहना था कि कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर सरकार ने जो टच पॉइंट बढ़ाए हैं नागरिकों से, एक आदमी आया गांव में, कौन हो भाई, आपको आवास चाहिए, ले लो। फिर अगले दिन एक आदमी आया, आपको एलपीजी चाहिए, ले लो। एक आदमी आया, आपको टॉयलेट चाहिए, जी चाहिए, ले लो। आपको एलपीजी चाहिए, हाँ चाहिए, ले लो। फिर आया कि आपको जो है आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा चाहिए, जी हाँ, ले लो। उसके बाद एक आदमी आया कि आपको पानी चाहिए हर घर जल योजना में, जी हाँ चाहिए, ले लो। फिर एक आदमी आया कि साहब आपको पीएम किसान सम्मान योजना में हम आपको हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए देंगे। तो सरकार की ओर से जनता के संपर्क में आने पे, जनता के दिल में, हृदय में जगह बनाने के लिए जो व्यापक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, और पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने देश भर के जो गरीब नागरिकों के खाते में जो 48 लाख करोड़ रुपए भेजा है, और जो 80 करोड़ लोगों को जो है निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है, उसके चलते अब इनकी स्ट्रेटजी ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो ग्रास रूट लेवल पे जो अपना आधार जो इतना मजबूत कर लिया है, अब इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि सरकार के खिलाफ झूठ फैलाओ, और सरकार की जो है की जो विश्वसनीयता है, और जो सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अपनी स्वयं की जो इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर सवाल खड़ा करो। और अगर मोदी को, सरकार को ना गिरा पाओ, तो सरकार को चलाने वाली जो संस्थाएं हैं उनको निशाना बनाओ। अब ये पिछले 1 साल से लगातार वोट चोरी कर रहे हैं। इसके पीछे केवल चुनाव आयोग की जो साख है, जो उसकी निष्ठा है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसको कैसे जो है हम कम करें, और उसको कैसे हम कलंकित करें। फिर इन्होंने जो है इंडियन आर्मी को भी इन्होंने टारगेट किया। आपको याद होगा जब 2016 में जब अक्टूबर में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तब कांग्रेस ने कहा था कि ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खून की दलाली करता है। यही काम इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय किया, मई 2025 में। जब 2 दिन का ऑपरेशन पूरा हो गया, भारत और इंडियन आर्मी ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए। पाकिस्तान से जहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलता था, उस सारे बहावलपुर में और लाहौर के मुरीदके में उन सारे अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। तब कांग्रेस का इकोसिस्टम ने कहा कि ये मौका अच्छा है, नरेंद्र मोदी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरो। और जो विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, उनके ट्विटर अकाउंट पे उनको इतनी गालियां दी गई कि तुमने ये अभियान रोक क्यों दिया, और तुमने पीओके क्यों नहीं लिया, पूरा पाकिस्तान तबाह क्यों नहीं कर दिया। और कुछ टीवी चैनलों ने फर्जी खबरें चलाई कि भारतीय सेना लाहौर पहुंच गई है। तो ये भी तो इनको लगा कि ये जो है, ये मोदी जो है, ये इन्होंने बीजेपी की ये छवि बना रखी है कि ये पार्टी एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान है, और ये केवल एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव जीतती है। तो इनको इसी पे घेरा जाए कि तुमने मुसलमानों को मारा क्यों नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट है। भाई ये इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का जो अपना जो निर्णय था, जो उनका अपना असेसमेंट था, और जितनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनके पास थी, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम किया। और ये कौन होते हैं भारतीय सेना को और एयरफोर्स को ये डायरेक्शन देने वाले कि भारतीय सेना को क्या करना चाहिए था। ये चाहते थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में उलझ गया तो भारत की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, फिर हमको मोदी को गिराना आसान हो जाएगा।
और ट्रंप तो भारत पर लगातार दबाव बना ही रहा था, उसको मौका मिल गया, उसने तुरंत जो है फिर 100 बार ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर कराया। अब पिछले 8 महीने में ट्रंप की कितनी फजीहत हुई है, आज ट्रंप को जो है यूरोप के हर देश उसको आंख दिखा रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन ने कैसे दौड़ करके इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, और अमेरिका का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि ये यूरोप वाले इतने एहसान फरामोश हैं कि हमने इंडिया की बाह मरोड़ी और इंडिया के ऊपर 50% सैंक्शन लगा दिया कि वो रूस का क्रूड ऑयल खरीद रहा है, और ये लोग इतने एहसान फरामोश निकले कि इन्होंने जाके इन्होंने इंडिया से डील कर ली। तो इससे राहुल गांधी को भी बहुत निराशा हुई है। तो कुल मिला के इनकी स्ट्रेटेजी ये है, और जिसपे ये लगातार पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, और ये जब तक बीजेपी पावर में रहेगी इसी तरीके से काम करते रहेंगे कि नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की हर नीति की, सरकार के हर कदम की, और इंडियन नेशन स्टेट की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नीति आयोग है, सीएजी है, सबकी साख पे हमला करो, सबको कलंकित करो, ताकि लोगों का नरेंद्र मोदी पे विश्वास ही खत्म हो जाए। ये इस पे काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जो उन्नाव का एमएलए सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जब जमानत दे दी, तो यही कम्युनिस्ट जिहादी लोग दिल्ली हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। अगर आपको दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के आप विरोध करते हैं तो आपके सामने एक विकल्प खुला, जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करिए। लेकिन हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन करना और हाई कोर्ट जजेस का नाम लेकर के उनके खिलाफ नारे लगाना, ये आपको लगता नहीं अपने आप में अनूठी घटना है? अगर कल को ये शुरू हो गया कि अगर जजेस को नाम लेकर के गालियां दी जाएंगी, उनके खिलाफ नारे लगाए जाएंगे और लोग पोस्टर तख्तियां लेकर के कोर्ट के सामने खड़े होंगे, तो क्या कोर्ट काम कर पाएगी? ये तो प्रशांत भूषण ऑलरेडी काम शुरू कर चुका है। प्रशांत भूषण ने कहा कि सांप्रदायिक फैसले आ रहे हैं कोर्ट से। ये इनके सलाहकार ये काम शुरू कर चुके हैं। बाबा जी, आखिर में एक आपकी टिप्पणी में ये चाहूंगा, इनकी बौखलाहट इसलिए बढ़ रही है, इनको लगता था कि हुकूमत करना तो यही जानते हैं, और हुकूमत तो इनके बाप दादों की जागीर है। वो अगर प्रधानमंत्री रहे, नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तो इनको भी प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए। कोई चाय वाले का बेटा आकर के, कोई गरीब गुरबा का बेटा आकर के प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? और प्रधानमंत्री बन भी गया तो देश को कैसे आगे ले जा सकता है, नई संसद कैसे बना सकता है, नए कानून कैसे बना सकता है, सेंट्रल विस्टा के अधीन सारी मिनिस्ट्रीज को एक जगह कैसे ला सकता है, गरीब गुरबा में इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं उनको आंखें कैसे दिखा सकता है, जो कभी नहीं हुआ वो कैसे करके दिखा रहा है। तो इसलिए बेचैन हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कुछ भी सुनाई पड़ जाए, कच्चा पक्का, अपरिपक्व, अपुष्ट, उस पर नाचो गाओ, बदनाम करो, उल्टे सीधे वीडियो बनाओ और किसी भी तरीके से इस आदमी को विदा करो। इतनी जल्दबाजी लगी है इनको। देखिए साहब, भट्ट साहब अभी बता रहे थे कि मोदी को सरकार बनाने के लिए 272 या 300 सांसद चाहिए, परंतु राहुल गांधी को सरकार बनाने के 140 150 चाहिए। और मोदी का जो काम करने का जो तरीका है वो भारत की जनता को पसंद आ रहा है, और कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि इस बार जो तुक्के से 99 सीटें आ गई थी, ये वापस अगले चुनाव में 50 सीट पे जा रहे हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, समझती इसको भी है, कांग्रेस भी समझती है। पर सर, मेरे एक मित्र हैं संदीप आरके सिंह जी, वो एक बात कहा करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया, पर वो 17वीं बार भी लड़ने आया और एक बार जीता, तो फिर उसने 16 बार जो पृथ्वीराज चौहान ने जो गलती की थी उसको नहीं उसने दोहराया, उसने एक बार में ही गर्दन उतार ली। तो सर, राहुल गांधी 100 चुनाव हारेंगे और उनको ये बताया जा रहा है कि बस तुम किसी तरह एक जीत जाओ, बेशक 100 हार जाओ, कोई चिंता नहीं, एक जीत जाओ।
और एक भी जीतने के लिए उनको सिर्फ 150 सीट चाहिए। और वो कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, हम है ना, डीप स्टेट है ना। अमेरिका में जो उनके हैंडलर बैठे वो कहते हैं तुम क्यों चिंता करो, हम बैठे तुम्हारे पीछे, तुम अभी 10-20 चुनाव और हारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये है कि ये इसी तरह झूठे आरोप लगाते रहेंगे, परंतु इनका हौसला, जब तक डीप स्टेट इनके पीछे खड़ी है सर, इनका हौसला तोड़ रही है भारत की जनता। भगवान की दया से भारत की जनता बड़ी मैच्योर हो गई। और ये जो सोशल मीडिया है सर, इनका जो सबसे बड़ा रोड़ा है बन गया ना, ये बन गया सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया 1 सेकंड में दूध का दूध पानी का पानी कर देता है और सच्चाई बता देता है। हालांकि वो जो डीप स्टेट के गुर्गे हैं वो सोशल मीडिया को भी मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करते हैं। हमारे आपके जैसे सच बोलने वालों को वो कितना ही दबा लें सर, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। पता है क्यों? तब तक चिंता नहीं है सर जब तक भारत की जनता साथ है। उसी भारत की जनता में ही तो भ्रम फैलाना है। पर सर मुझे नहीं लगता भारत की जनता इतनी नादान नहीं है, वो अच्छी तरह सब समझते हैं और इनकी सारी कोशिशें ऐसे ही फेल होती आई हैं, आगे भी होंगी, क्योंकि भारत जानता है कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। बस बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप लोग जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। और अब से हम 8:30 के शो में डे बाय डे की घटनाओं पर आधारित शो तो करेंगे, लेकिन जो टाइमलेस चर्चा होती है हम उस तरफ बढ़ेंगे जी। तो ये जरूरी है। आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात जोड़ दूं, दिल्ली के 1000 साल के इतिहास में जितना आने वाले कई सदियों का जो निर्माण नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो गया है, नई संसद का निर्माण हो गया, दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर के नए आवास का निर्माण हो रहा, लगभग पूरा है, उपराष्ट्रपति का आवास नया पूरा हो गया, प्रगति मैदान में तोड़ करके नया जो है वो भारत मंडपम बन गया, और द्वारका में एक नया बन गया है, उसका नाम, उसका वो क्या नाम, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, वो भी बहुत बहुत बड़ा है, यशोभूमि। तो दिल्ली में जितना निर्माण प्राइम मिनिस्टर मोदी के निर्माण काल में हो गया, भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर के निर्माण काल में नहीं हुआ था। इतना निर्माण दिल्ली में खाली अंग्रेजों ने किया था। और ये हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने, जिहादियों ने झूठा इतिहास जो बनाया है कि लाल किले को भी जो है इन्होंने जो है शाहजहां के खाते में, अरे वो तोमर राजपूत राजाओं का बनवाया हुआ लाल किला है, और वहां पे वराह की मूर्ति लगी, सुअर की मूर्ति कहां से आ गई इस्लामी किले में। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 12 साल में भारत की राजनीति की डिफॉल्ट सेटिंग को बदल दिया है, अब का प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा माई बाप नहीं है, हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा नेता है, ये देश की जनता मानती है, हम अपनी बात पीएम से कह सकते हैं। लखीमपुर में एक महिला को जो है को गैस कनेक्शन वो अभी मिला था, टीचर को, उसकी गैस खत्म हो गई, तो उसने जो है एक पत्र लिखा और उनको कुछ ही घंटे में रिफिल मिल गया। उन्होंने पीएम को पत्र लिख दिया, पीएमओ से जवाब आया, वो बड़ी खबर बन गई। तो कभी लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई प्राइम मिनिस्टर आम आदमी से ऐसे कनेक्ट होगा। आप पिछले 12 साल के लोगों को जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, उसमें आपको एक भी राजा साहब, एक भी आपको अभिजात वर्ग का आदमी, एक भी बड़ा व्यापारी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि वो दिल्ली जाएंगे, जिनके पास पूरे कपड़े पहनने को नहीं है। उड़ीसा के ऐसे लोग देखा होगा आपने, इस साल भी ऐसे ही लोग हैं। तो ये जो भारत की राजनीति में जो अभिजात राजा साहब लोगों का जो एक छत्र राज्य था पिछले 70 सालों से, उसको पीएम मोदी ने तोड़ दिया है। वो पहला नेता मैंने ऐसा देखा है जो किसी व्यक्ति को पांव छूने की अनुमति नहीं देता। तो ये सारी बातें बहुत लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। इसलिए ये बात खुल के कई लोग कभी प्लेटफॉर्म पे तो हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बाबा रामदास जी का भी, उनका कनेक्शन कट गया है, और दर्शकों का भी बहुत आभार। एक निवेदन ये रहता है,
अब अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को साझा करें यानी शेयर करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।